देखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने इससे पहले तक पढ़ा दिया था और आज हम प्राचीन इतिहास के स्रोत से देखते हैं। तो जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप लोगों को वीडियो आसानी से मिल जाए। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, रेगुलर क्लास चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का ग्रुप लिंक दे दिया है। आप वहां से जाकर चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में आज बताया गया कि प्राचीन इतिहास को जब हम पढ़ते हैं या फिर हम समझते हैं तो हम कौन कौन से साक्ष्य देखते हैं, उसी को आज हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि विगत, और मैं आपको बता दूं कि ज्ञान पब्लिकेशन का ये बुक है, काफ़ी बढ़िया बुक है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को भी पॉइंट मिस नहीं करिएगा। देखिए, विगत युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। मैं आपको यहाँ हाईलाइट करता हूँ। क्या है कि विगत युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत, हिस्टोरिकल सोर्स कहा जाता है। विगत युग मतलब कि पास्ट में जो घटना हो गया है उस संबंध में जो जानकारी देता है, ऐसे जानकारी देने वाले स्रोतों को हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला साहित्यिक साक्ष्य और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए, साहित्यिक साक्ष्य कहने का मतलब है वैसे साक्ष्य से होता है जो कहीं पे लिखा गया हो, कोई बुक में, किताब में, आर्टिकल में, जहाँ कहीं भी लिखा गया हो जो साहित्य के तौर पर हो, उसे साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य है, जो लेख में, अभिलेख में, पत्थरों में, इन सब से जो मिलता है उसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ ब्राह्मण साहित्य और देसी स्रोत के बारे में जानना है। ये उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसे हम छोड़ देते हैं, ये आगे फिर आएगा तो हम इसे वहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, प्राचीन इतिहास के स्रोत को यहाँ पे तीन भाग में बांटा गया है। पहला है साहित्य के साक्ष्य में, दूसरा है विदेशी यात्रा विवरण और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए, प्राचीन इतिहास के स्रोत को यहाँ पे तीन भाग में बांटा गया है। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रा विवरण और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। अब यहाँ पे देखिए, साहित्यिक साक्ष्य भी दो प्रकार का है। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। सबसे पहले तो आपको जानना कि प्राचीन इतिहास का स्रोत तीन भाग में है, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। और उसमें भी साहित्यिक साक्ष्य दो, यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, दो तरह के होते हैं। एक होता है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य भी दो तरह के हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। और लौकिक साहित्य तीन तरह के हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य। अब देखिए, धार्मिक साहित्य जो, अब जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर दो साहित्य हैं। एक है ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में वेद आता है, उपनिषद आता है, आरण्यक आता है, पुराण आता है, स्मृति आती है, रामायण आता है, महाभारत आता है। और ब्राह्मणोत्तर में बौद्ध और जैन, ये दो ग्रंथ आते हैं। तो हो सकता है कई बार आपको एग्जाम में पूछते कि ब्राह्मणोत्तर साहित्य के आप ग्रंथ को पहचाने और नीचे पुराण, स्मृति और बौद्ध, जैन ऐसे करके दे देता। आप वहाँ पे समझ सकते हैं कि जब ब्राह्मणोत्तर की बात की जाए तो उसमें केवल दो ही आएगा, पहला बौद्ध और दूसरा जैन। लेकिन ब्राह्मण की बात की जाए तो उसमें हिंदू के जितने भी, ये हम कह सकते हैं, वेद, उपनिषद, आरण्यक, महाभारत, रामायण, पुराण, स्मृति, ये सारे आते हैं। तो धार्मिक साहित्य हम समझ लिए। उसके बाद आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में तीन तरह के हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य। ये तीनों क्या है, ये हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं, पहला तो हमारा हो गया प्राचीन इतिहास के स्रोत में साहित्यिक साक्ष्य का वर्णन। अब हम विदेशी यात्रा का विवरण देखते हैं। विदेशी यात्रा के विवरण में आपको तीन तरह के विदेशी यात्री के बारे में पढ़ना है, जिसमें है पहला यूनानी रोमन लेखक, दूसरा है चीनी लेखक और तीसरा है अरबी लेखक। अब आपको कुछ यहाँ पे नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि यूनानी रोमन लेखक के अंदर हैं यूनानी रोमन लेखक के अंदर आपके आ जाएंगे टेसियस, हेरोडोटस, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान जैसे कि निरियाकस, एनेस, सिक्रटस एवं आस्टिबोलस, मेगास्थनीज, डाइमेकस,
डायनासिस, टॉलमी और प्लिनी। ये जितने भी सारे आप नाम देख रहे हैं ये सारे यूनानी रोमन लेखक हैं। दूसरा है चीनी लेखक। चीनी लेखक के अंदर आपके आते हैं फाहियान, शुंगयून, हेनसांग और इत्सिंग। और तीसरा अरबी लेखक। अरबी लेखक के अंदर यहाँ पे दो नाम दिया गया है, पहला है तारानाथ और दूसरा है अलुबर्नी। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन इतिहास के स्रोत में तीन तरह के स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्री का विवरण और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य में हम देख चुके हैं कि धार्मिक है और दूसरा लौकिक है। धार्मिक के अंदर दो तरह के हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर। लौकिक के अंदर तीन तरह के हैं। ये विदेशी यात्री के विवरण में तीन तरह के विदेशी यात्री को पढ़ना है, यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। उसके बाद हमारा अंत में जो आता है वो आता है पुरातात्विक साक्ष्य। मैंने आपको पहले ही बताया कि पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या होता है। तो अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक है, भवन है, मूर्तियां हैं। तो ये जितने सारे चीज यहाँ पे बताया गया है, इन सब चीजों से प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में हमको पता लगता है। अब देखिए फिर नीचे जो वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया था। छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वेद का संकलन किसने किया। तो आप ध्यान रखिएगा कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया था। या फिर एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो वेद के संकलन करता है वेद व्यास, उनका पूरा नाम क्या है। तो आपको इनका पूरा नाम भी ध्यान रखना है। दूसरा है वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। इससे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। चार प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो चलिए हम पहले ऋग्वेद को देखते हैं। ऋग्वेद में बताया जाता है कि यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। सबसे प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद है। इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। उसके बाद ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। वही हो गया। अब देखिए यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल, 8वें मंडल, 9वें मंडल में क्या सब लिखा है, या फिर ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने श्लोक हैं और कितने मंत्रों की संख्या है। तो इस चीज को, इस डाटा को आपको याद रखना है और इसे रिवीजन करिएगा तो आपको याद भी रहेगा। उसके बाद है ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवता की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख आता है, जिसमें 4 वर्ण वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं शूद्र का उल्लेख है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या आया है, 4 वर्णों का उल्लेख आया है। ये क्वेश्चन तो मानिए फेवरेट ही हो गया हुआ है बहुत सारे एग्जाम का, कि गायत्री मंत्र जो है उसका उल्लेख कौन से वेद से है। तो गायत्री मंत्र का भी उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। और यह मंत्र किसके स्तुति में है, तो सूर्य की स्तुति में है। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ है। देखिए ये छोटा छोटा पॉइंट सब होता है, उसे आपको नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो कंफ्यूज हो जाइएगा, लगेगा आपको कि अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन के कारण वहाँ पे आप गलत कर देते हैं। तो छोटा छोटा जो पॉइंट है उसे आप लिखिएगा। बाकी तो मैं आपका इसका PDF ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कीजिए और रेगुलर क्लास करते रहिए। जैसे ही मेरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम यहाँ पर एक MCQ कर लेंगे इसका। उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें यज्ञों के नियम विधि की चर्चा की गई। यजुर्वेद से यज्ञ आपको याद रखना है। यजुर्वेद में क्या है, यजुर का मतलब होता है यज्ञ। तो इस वेद में यज्ञ से संबंधित नियम एवं विधि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अथर्वणव्यू कहा गया है। देखिए यजुर्वेद 2 भागों में है, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य पक्ष में है और शुक्ल यजुर्वेद
पद्य में है। और यजुर्वेद ही मात्र एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यजुर्वेदी है जो दोनों पद्य में है, सॉरी दोनों पक्ष में है, गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। मात्र यही एक ऐसा वेद है जो दोनों रचा गया। उसके बाद है सामवेद। ये देखिए सामवेद, साम शब्द का अर्थ गीति है। जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको साम योति कहते हैं। यह भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। अब देखिए यजुर्वेद का मतलब यज्ञ होता है और साम वेद का साम का अर्थ होता है गीति। गीति से आप गाना को रिलेट कर सकते हैं और इसमें क्या है, भारतीय संगीत का स्रोत हम सामवेद से ही मानते हैं और सामवेद के पुरोहित को हम क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। फिर है मेरा लास्ट वाला वेद अथर्ववेद। अथर्व शब्द का तात्पर्य पवित्र व जादू से है। अथर्व में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। देखिए ये जो वेद है अथर्ववेद, ये जादू टोना से संबंधित है। तो हमने चारों वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं। इसमें वैसे ही पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। अब देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट विवरण दे दिया है कि ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद के उपवेद हैं गांधर्ववेद और अथर्ववेद के उपवेद हैं शिल्पवेद। और जो ऋग्वेद है उसके प्रणेता कौन है, धन्वंतरी, यजुर्वेद के विश्वामित्र, सामवेद के भरत मुनि और अथर्ववेद के विश्वकर्मा। अब देखिए ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित विवरण दिया गया है, यजुर्वेद में युद्ध कला से संबंधित विवरण दिया गया है, सामवेद में कला व संगीत से संबंधित विवरण दिया गया है और अथर्ववेद में भवन निर्माण कला से संबंधित क्या है, विवरण दिया गया है। चलिए आज हम इतना ही तक रहने देते हैं। कल हम ब्राह्मण ग्रंथ को देखेंगे, आरण्यक को देखेंगे। उसके बाद हम कुछ इसमें उपनिषद और वेदांग सूत्र ये सब पढ़ लेंगे। और जितना भी हमारा कल ये हमारा जो धार्मिक जो हमारा ये था साक्ष्य था, ये जो हम देखे थे साहित्यिक साक्ष्य था, इसे हम कल खत्म कर लेंगे। उसके बाद एक क्लास हमारा लगेगा विदेशी यात्रियों के साक्ष्य पे और एक लास्ट क्लास लगेगा हमारा पुरातात्विक साक्ष्य पे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए अगले क्लास में ये सब कंप्लीट हो जाएगा मेरा। उसके बाद इसमें देखिए काफ़ी बढ़िया ढंग से एक सारे पॉइंट्स को एक जगह करके इसमें दिखाया गया है कि हमें कैसे इसको याद रखना है। और उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मानव की उत्पत्ति एवं विकास से, और इसके बाद सभ्यता बसेगी, और उसके बाद हम सिंधु सभ्यता से हम और विश्व में इतिहास काल विभाजन कैसे हुआ, कैसे सभ्यता आई, कैसे हमारा लोगों ने हजारों साल लाखों साल पहले कौन कौन से स्थान पे पाषाण काल, उसके बाद अलग अलग तरह के जो सभ्यता है, बस ये सब हम 2-3 क्लास से हमें स्टार्ट कर देंगे। तो कल जो हमारा क्लास होगा वो क्लास होगा हमारा दोनों पे, एक विदेशी यात्री के विवरण पे और पुरातात्विक साक्ष्य पे। और इसको कल करके हम अपना क्लास कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट होने के बाद हम एक MCQs लगा लेंगे अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस पे। उसके बाद देखते हैं कि ये बुक कितना हमारे लिए यूजफुल होता है। तो आज के वीडियो में बस हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास का आप लोग वेट करें। कोई भी आपको परेशानी हो या कुछ पॉइंट्स रह गया हो या PDF चाहिए हो तो आप ग्रुप में हमको मैसेज कर सकते हैं।